चीज़ें सबके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, कब जाके उसकी इंपॉर्टेंस सामने आए इसका नहीं पता होता। यूथ टॉक से मुराद ये नौजवानों की टॉक्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो एक्सक्लूडेड है। बहुत सी बातें उनके लिए भी हो सकती हैं। इंग्लिश, साइंस, मोटिवेशन ये आएगी बार बार, तो इन चीज़ों को थोड़ा संभालना है आपने। तो बगैर किसी तातुल के हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, फिर उसका आंसर गौर से सुनिएगा, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। क्वेश्चन जी, पहला क्वेश्चन। सोबान भाई, आपसे पहला सवाल ये है कि इस्लाम एक आफाकी दीन है। आज 2026 में हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमारी किस अंदाज से बेहतरीन रहनुमाई करता है, इरशाद फरमाइए। वेरी गुड क्वेश्चन। कि वी claim that Islam is the most universal and complete religion, एक comprehensive दीन है हमारा जिसमें हर चीज़ की रहनुमाई मौजूद है। और 2026 चल रहा है जो कि बहुत डिफरेंट है। प्लैटिनम आ गया, कॉपर बना, उस मेटालिक रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया में सनतें फैला दी। और सनती तरक्की के बाद डिजिटल रेवोल्यूशन आया सन 2000 में। याद है आपको? कंप्यूटर आ गया था, इंटरनेट का शोर होगा हुआ, फेसबुक आना शुरू हो गई। और अब जो दौर है वो है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से जमाना बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो हमारा ये दावा है, और ये सच और हक दावा है, कि इस्लाम हर दौर में बेहतरीन रहनुमाई करता आ रहा है और क़यामत तक करता रहेगा। ये दीन हर दौर का दीन है, किसी एक इलाके, किसी एक इंसान के लिए नहीं है। तो मैसेज किस दौर के लिए? और नंबर 2, वो मैसेज किसके लिए है? लोकल, सिर्फ गीगा मस्जिद के इलाके के लिए, कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए, बराज़म एशिया के लिए, सिर्फ मेमन बरादरी के लिए? किसके लिए है? इसका टारगेट कौन है? ये किसको एड्रेस करता है? सिर्फ औरतों के लिए, मर्दों के लिए? मर्दों में भी सिर्फ अमीर मर्दों के लिए नहीं। इसका टारगेट ऑडियंस दुनिया का हर इंसान है। कोई स्टाम्प पेपर नहीं भरना पड़ता इस्लाम के अंदर दाखिल होने के लिए। कोई स्टाम्प नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। क्या होगा? 2-4 बातों पे ईमान ले आए, आप फौरन मुसलमान हो जाएंगे। हाँ, सफर आगे बहुत बड़ा है, जो मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं। वो कितना फिर कोई आगे निकल जाए। तो पहला क्या था? ये किस दौर के लिए है। नंबर 2, ये किसके लिए है। और नंबर 3, इससे पहले जो मैसेजेस आए उनका और दीन इस्लाम का अगर मुआजना किया जाए तो उन मैसेजेस का क्या हुआ, और आज हमारा मैसेज किस कदर आगे बढ़ रहा है। आपको पता है कुरान मजीद में किन नबी अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा जिक्र आया है? कौन बताएगा? वो पीछे 4 जो बैठे हैं, कोई बताएगा आप में से? वो पीछे 4, हाँ, आप जिस तरह इन्होंने कहा ना, ये पीछे देख के, मैंने कहा वो तो उन्होंने पीछे देखा। हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास थी गवर्नमेंट कॉलेज में, जब मैं पढ़ता था, तो मुझे सर ने कहा कि आप बताना। मैंने कहा सर पीछे वाला। पीछे वाले ने कहा सर पीछे वाला। पीछे वाले ने कहा पीछे। और आखिरी वाले ने जो पीछे किया ना, पीछे दीवार थी, सर ने पूरी लाइन को खड़ा करके बाहर भेजा था। तो आपसे पूछ रहा हूँ चारों से, ये उम्र ऐसी होती है, इसमें थोड़ा सा ना बंदा हिलता उलता रहता है थोड़ा सा। हाँ बताएं, आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोला? नहीं। कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। 136 टाइम्स जिक्र आया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, 136 टाइम्स। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का 35 टाइम्स जिक्र आया। बहुत बड़ा पैगाम था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब हम बात सुनते हैं, हमें बनी इसराइल याद आता है, हमें उनकी फौजी कुव्वत याद आती है, उनका दरिया की तरफ बढ़ना, दरिया का फट जाना, और कुछ और वाक़यात हैं जो मेरे ज़हन में आ रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात जब सुनते हैं तो याद आता है कि उन्होंने 10 साल तक एक सूट पहन के रखा। वो उनकी अहमियत कितनी है कि वो टॉप 5 पर्सनैलिटीज़ में से हैं, और उनकी ज़ात में अदना सी बेअदबी हमें दायरा इस्लाम से खारिज कर देगी। लेकिन एनंसिएशन, एनंसिएशन, हज़रत मरियम को फरिश्ते ने जो आकर कहा था कि आपको अल्लाह बच्चा देगा विदाउट एनी फादर, इसको एनंसिएशन कहते हैं। इसको आम ना बात समझिएगा, ये दुनिया में बड़े मज़ाहिब के अंदर बहुत अहम बात है ये।
और किसी और किताब में आपको नहीं मिलेगा। कुरान में 2 मरतबा ये जिक्र मिलेगा आपको, एनंसिएशन, गो सर्च इट आउट। लेकिन उन्होंने घर नहीं बनाया, शादी भी नहीं की, यही मालूमात है हमें, इससे ज़्यादा मालूमात मुझे नहीं है। एक आम इंसान से पूछेंगे उसको भी नहीं होगी। वो कामिल तरीन नबी हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, उनके कारोबार सब कुछ बेस्ट था, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंची बात। और अब आप देखें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम ये कितना परफेक्ट है, हाउ कंप्लीट इट इज़। जस्ट इमेजिन, तिजारत के बारे में हमें कोई ऐसा नहीं बता सकता जो खुद अपना महल छोड़कर किसी गार में भक्षु बनकर बैठ गया हो और उसको नहीं पता तिजारत के मामलात और हालात क्या होते हैं, मार्केट किसे कहते हैं, खरीदो फरोख्त क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है। और द फर्स्ट एस्पेक्ट फ्रॉम द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट व्हेन ही ट्रेवल्ड विद द मर्चेंडाइज ऑफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नबी पाक का वो सफ़र जो था तिजारती सफ़र, और उसके बाद मुसलसल तिजारत के बारे में, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में, रिश्वत के बारे में, तिजारत के प्रिंसिपल्स के बारे में। मुझसे एक दफ़ा एक कॉमर्स कॉलेज के अंदर मैं लेक्चर दे रहा था, लड़के ने पूछा कोई एक बात बताएं जो दुनिया की तिजारत में बेहतरीन हो। मैंने कहा जाओ, जाकर सारी स्टॉक एक्सचेंजेस, चाहे वो शंघाई की हो, चाहे वो लंदन की हो, चाहे न्यूयॉर्क की हो, चाहे कराची की हो, उसके मत्थे पे लिख के लगा दो, नबी पाक ने फरमाया मिलावट करने वाला हम में से नहीं। इतना कंप्लीट दीन है। और गरीबों की मदद वो करता दिखाई देता है जिसके पास इतना पैसा हो कि वो गरीबों की मदद कर सके, तभी वो तालीम देगा ना कि मैंने गरीबों की मदद की तो गरीबों की मदद ऐसे की जाती है। खैबर फतह हुआ, बहरैन से इतना माल आया था कि पूरा लॉन भर गया था, नबी पाक ने सारा तकसीम फरमा दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक कितनी प्रैक्टिकल है। आपने सुना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पसंदीदा खाने हैं, सुना है? मैंने अपने YouTube चैनल पे हर खाने पे पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। क्या वो खाने अरब के किसी खास दुकान से मिलते हैं सिर्फ, या उस दौर में थे, ये साथ वाली दुकान से मिलते हैं? ये जाएं, खजूर मिलता है इसके पास से, शहद मिलता है इसके पास से, तरबूज मिल जाएगा इसके पास से। इतनी प्रैक्टिकल लाइफ है। एक चीज़ होती है मरीज़ की आदत करना, ये बड़ी आम सी बात है एक, और उस आयादत के बारे में नबी पाक का ये इरशाद सुने, आपको पता चलेगा कितनी अमली ज़िंदगी है। फरमाया मरीज के पास जाओ तो ज़्यादा देर नहीं बैठना। कितनी आम सी बात है, जनरल बात है कि वो मरीज़ है, उसको 100 काम है, वो नहीं बता सकता, उसने अपनी ज़ौजा को बुलाना है, उसको कोई जाना है, आप बैठे में जनरल बात है, जनरल बात। वो 3 आ गए थे नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास, आके अर्ज़ की। एक ने कहा कि मैं सारी रात नमाज़ें पढ़ूंगा, एक ने कहा मैं सारी ज़िंदगी हज रोज़ा रखूँगा, एक ने कहा मैं औरतों के पास से जाऊँगा। नबी पाक ने कहा तुम सब में सबसे ज़्यादा अल्लाह से मैं डरता हूँ, और मैं रोज़े रखता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ, नमाज़ें पढ़ता भी हूँ, सोता भी हूँ, मैं शादियाँ भी करता हूँ। कितनी प्रैक्टिकल लाइफ है। अब मुझे बताएं कैसा दीन इस्लाम है हमारा, कितना ज़बरदस्त दीन इस्लाम है। और आप सोचते जाएं, आपको अंदाज़ा होगा कितनी प्रैक्टिकलिटी है। साइंस साबित करती है, करती रहेगी क़यामत तक। आपको पता है इंसान खड़ा होता है, बैठता है, लेटता है, सबसे बेहतरीन पोस्चर फिजियोथेरेपिस्ट के नज़दीक कौन सा है? सजदा, प्रोस्ट्रेशन। सबसे बेहतरीन पोस्चर इंसान का सजदा है। मैं खड़ा हूं ना, मेरा दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है, ठीक है? मैं बैठा हूं, दिल नीचे, दिमाग ऊपर। आप जिस भी कंडीशन में आ जाए ना, दिल नीचे होगा, दिमाग ऊपर होगा। दिल को कोशिश करनी पड़ेगी खून ऊपर पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो ऊपर है, अगेंस्ट जा रहा है। सजदा वो वाहिद पोस्चर है जिसमें आपका दिल ऊपर होता है, दिमाग नीचे होता है, फ्रेश ब्लड रश करता है उसकी तरफ। और यार एक चीज़ तो मैंने पढ़ी, मैं हैरान रह गया। अमेरिका में एक स्कूल है, उसकी स्टेटमेंट है, उसकी जो बातें हैं ना वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 होती हैं। उसका नाम है जॉन हॉपकिंस, जाके पढ़िएगा। जो इसने बात कह दी मेडिकल साइंस में आखिर है, वो कहता है कि हम इसी बात पर ही तहकीक कर करके हैरान हो गए हैं कि ये जो मुसलमानों के वज़ू की तरतीब है ना, जो पैटर्न है, ये तरतीब कितनी ज़बरदस्त है। ये पहले वज़ू कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं, फिर मुंह पे, ये तरतीब। कहता है ये पानी नहीं लग रहा, ये इनके ऊपर मेडिकल शील्ड आ रही है बाकायदा। सारा वज़ू तो एक तरफ,
उसने दो बातें पकड़ी। कहता है जो नाक पे पानी डालते हैं और ये पीछे डालते हैं ना गर्दन के, ये समझ से बाहर है कि ये कितनी हिकमत वाला है। आमतौर पे आप नाक पे कोई पानी डालेंगे, जबकि यहाँ पे कितने जरासीम होते हैं, और ये गर्दन के पीछे से सुपर हाईवे गुजर रही होती है जिसे वेगस नर्व कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो आपका मूड अच्छा होता है और ये जो आपको नींद आती है, आप मुस्कुराते हैं, मूड आपका फ्रेश हो जाता है, ये इस नाली की वजह से। इसका नाम है वेगस नर्व। इसको ठंडा रखना इंतहाई जरूरी है सही मूड के लिए। और मुझे मैडम की वो स्टेटमेंट याद है, वो कहती है मेरे पास जब भी एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का, टेंशन का पेशेंट आता है ना, मैं सबसे पहले कहती हूँ वुजू करके आओ, और जब करके आता है 100% उसकी बॉडी में फर्क आया होता है। वुजू से डिलीट की का किसको पता, बताएं डिलीट किसे कहते हैं, बताएं। डिलीट मतलब डाटा खत्म, मोबाइल पे है ना डिलीट, लैपटॉप पे है, वुजू डिलीट की है। क्यों? फरमाया जो जो वुजू करता जाता है, जिस आज़ा को धोएगा उसके गुनाह झड़ते चले जाएंगे। वुजू बुलेट प्रूफ जैकेट है। पुराने ज़माने में जंगजू करते थे ना, ऊपर लोहे का पहनते थे, फिर बुलेट प्रूफ आ गई, तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट है सबसे बड़े दुश्मन शैतान के खिलाफ। फरमाया गुस्सा शैतान से है, शैतान आग से बना है, तो जब तुम्हें गुस्सा आए वुजू कर लो। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वुजू, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और वीआईपी एक्सेस पास है ये वुजू, वीआईपी एक्सेस पास। कल रात को मैं गया मंडी में, तो मंडी में जाने के लिए वो जो दरवाजे थे खुलते थे वीआईपी पास के ऊपर ना, तो ये वीआईपी पास है। करना क्या है, आपने वुजू करके भागना नहीं है, थोड़ी देर के लिए खड़े होके सिर्फ दूसरा कलमा पढ़ लेना है। 8 दरवाजे जन्नत के, जाए एक से भी जाया जा सकता है। ये जो कहता है 8 दरवाजे खुल गए, ये उस अमल की अहमियत बताने के लिए होता है और उस बंदे का प्रोटोकॉल होता है। तो यार खुद बताओ, आप में से कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, अगर आपके लिए नस्ट इस्लामाबाद के दरवाजे खुल जाएं, आपको अच्छा लगेगा? जो वर्कर है वो गल्फ के लिए कतर का उसका दरवाज़ा खुल जाए, अच्छा लगेगा? तो वो मुसलमान जिसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएं। और वुजू का एक स्पेशल एस्पेक्ट आपको बताऊं, वुजू करके जो रात को सोता है ना, उसके कपड़े और जिस्म के दरमियान की जगह पे फरिश्ता रात गुजारता है, और जब जब वो रात को करवट लेता है फरिश्ता इस्तिग़फ़ार करता है उसके लिए। मुझे किसी ताजिर ने कहा था कि सबसे जो अमीर तरीन आदमी और बिजनेस माइंड बंदा है ना, ये वो है जो रात को सोया हो उसके पैसे बनते जा रहे हों, जो रात को सोया हो उसके पैसे बनते जा रहे हो। तो वो कितना खुश नसीब होगा जो रात को सोया हो, वो फरिश्ता उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता जा रहा हो। तो सिर्फ एक वुज़ू का मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप बड़े उसमें खुश होंगे कि जितनी भी चीज़ें आपको बिलखसूस मेडिकल साइंस में और दुनियावी उमूर में लगेंगी, चाहे वो रियासत चलाना हो, चाहे खाना खाना हो, नबी पाक की जो बात है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिकमत है। बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खाने के हवाले से गुफ्तगू फरमाई और जो हमें तरबियत फरमाई, उसको कभी पढ़ के देखिएगा, आजमा के और पढ़ के। पिछले दिनों एक केस मेरे पास आया, एक शख्स को बड़ा पुराना ना डिस्पेप्सिया था, यहाँ जलन होती है ना खाने के बाद, और ये अकड़ जाता है, बड़ा ख़तरा सा हो जाता है बंदा, कभी कभार ऑपरेशन कराना पड़ जाता है, कभी कभार जाते हैं तो वो टीके लगते हैं एस्परा के, ओमेप्राजोल के, एसोमेप्राजोल के, और चल चल के इंसान वो बहुत खट्टे डिकार आ रहे होते हैं। होता क्या है, मैं इसको सुन्नत से आपको बताता हूँ, नबी पाक ने किस तरीके से इस चीज़ की परमानेंट रेमेडी हमें सिखाई है। इसे कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पूरा रास्ता जहाँ से खाने ने गुजरना है, पूरा रास्ता जहाँ से खाने ने गुजरना है, सबसे पहले मुंह है, माउथ, च्यू करें इसको 21 से 23 दफ़ा एक लुकमे को च्यू करना होता है। अगर मोटा गोश्त है तो 50 दफ़ा भी करें, अगर तरबूज है तो 10 दफ़ा कर लें। फिर उसके बाद ये खाने की नाली में आता है, यहाँ से खाना एकदम गिर नहीं जाता, एकदम नहीं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। आपने तौलिए को गीला करके ऐसे घुमाएं, फिर छोड़ें, आहिस्ता सा खुलते हैं ना, इस तरह खाना यहाँ से गुजरता है ऐसे से करके, और फिर पेट आ जाता है जहाँ पर केमिकल्स आ जाते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। हमारे यहाँ पे ना खाने की नाली और पेट के दरमियान दरवाज़ा लगा हुआ है, उसका नाम है कार्डिक स्फिंक्टर। जब हम खाना खाते हैं दरवाज़ा हटता है, खाना गिरता है, फिर खाना खाते हैं, फिर दरवाज़ा हटता है, फिर खाना गिरता है, खुलता बंद होता है, खुलता बंद होता है। ये वन वे ट्रैफिक है, ये
ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं आना चाहिए। खून जो नालियों में जाता है वो भी वन वे ट्रैफिक है, एक तरफ जाएगा, मुड़ेगा, गए। लेकिन जो सांस लेना है ये टू वे ट्रैफिक है, अंदर जाएगा बाहर आएगा। तो वो खाना जो अंदर गया उसको वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन वो खाना वापस आता है तब आपको ये सब कुछ होता है। इसे गर्ड कहते हैं, रिफ्लक्स एक्शन कहते हैं। और ये ना 2 वजह से वापस आता है, और दोनों बातें नबी पाक ने इरशाद फरमा दी। अगर आपकी पोजीशन सेट ना हो खाते हुए, और नबी पाक ने फरमाया टेक लगाकर खाना ना खाओ, रिलैक्स होकर खाना ना खाओ, तुम्हारा कोर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। टेक लगी हुई है, गिरे हुए नहीं, एक तरीका बताया। और दूसरा, ये उस वक्त वापस आता है जिस वक्त आप पेट भर के बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ये वापस आना शुरू हो जाता है। नबी पाक ने फरमाया कि कोई बंदा अपने पेट से बुरा बर्तन नहीं भरता, इतने नवाले जो तुम्हारी पीठ को सीधा रखने के लिए काफ़ी हों। पेट का साइज सिर्फ 1.2 लीटर होता है, और अगर ज़्यादा खाएं तो 4 लीटर तक बढ़ सकता है। तो दीन इस्लाम में हर तरह से रहनुमाई मौजूद है। मसला सिर्फ आ जाता है कि हमें पढ़ना चाहिए, वी मस्ट स्टडी इट। निशानियाँ हैं। पिछले दिनों इंसान चांद की तरफ गया, आर्टेमिस 2 के ऊपर। रीड वाइजमैन उस जहाज़ का कप्तान था, और उसने अपने मुंह से कहा कि मैं इतना रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, मैं इतना कोई दीनी आदमी नहीं हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं सूरज गिरन के सामने गया, मैंने देखा कि इतने से चांद ने इतने बड़े सूरज को ढांप दिया, और मैंने देखा कि इतनी बड़ी खला के अंदर ज़मीन ऐसे तैरती मुझे नज़र आई, और इतने ढेर सारे सितारे, और चांद की वो सतह के ऊपर क्रेटर्स पड़े हुए। और जब हमने पूरे 52 मिनट का सूरज गिरन देखा, मैंने मुंह से कहा कि ये सारा कुछ बगैर किसी बनाए के बन नहीं सकता। उसने कहा तुम ज़मीन से हमें देख रहे हो कि हमारी कश्ती जा रही है, हमारा जो ओरियन कैप्सूल है, और ये कितनी मुश्किल से बना है, इसमें बटन लगे हैं, स्विच लगे हैं, लिवर लगे हुए हैं, मशीन है, किसी ने बनाई तो ऊपर गई ना। तो हमारे लिए ये अर्थ, ये ज़मीन भी एक मशीन है, किसी के बनाने से बनी है ये। तो इस्लाम के असूलों पर अमल करें, पढ़ें, पढ़ा करें यार, स्टडी किया करें, स्टडी किया करें। दिन में 2-4 घंटे रखें स्टडी करने के, पढ़ें। क्या है ये आजकल क्या कमी है? सुई से लेके बोइंग 737 तक का सारा ट्यूटोरियल तो यूट्यूब पर मौजूद है। अच्छी चीज़ें पढ़ें रोज़। 1% बेहतरी अपने में लेकर आएंगे, आपको अंदाज़ा होगा 1% कितनी बड़ी चीज़ होती है। पूरे दिन का 4% ना 1 घंटा बनता है, पूरे दिन का 4% 1 घंटा, बस 1 घंटा। आप ना आज से 4% अपने ख्वाब पूरा करने में लगाएं। पूरे दिन का 4% क्या है? 1 घंटा। और आपने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए वो 1 घंटा लगाना है रोज। जिम जाएं 1 घंटा, अपस्किल करें अपने आप को, कोडिंग सीखें, ई कॉमर्स सीखें, आप नमाज पढ़ें। तसल्ली के साथ नमाज पढ़ी जाए ना, 1 घंटे और कुछ मिनट में ख़त्म होती है। लिख लें, ये रोज़ाना का 1 घंटा में तब्दीली लेकर आएगा। जिम जाएंगे मसल बनेंगे, अपस्किल करेंगे पैसा आएगा, प्रमोशन होगी, वैल्यू बढ़ेगी। नमाज पढ़ेंगे, फाशी बेहयाई से बचेंगे। क्योंकि ये चॉइस नहीं है, ये साइंस है। जिस तरह लॉ ऑफ मैस रिलेटिविटी है या लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इस तरह लॉ है। लॉ क्या है? इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, डालेंगे वही मिलेगा। ये दुनिया बनी ऐसी है। रोजाना 1 घंटा, डेली 1 आवर। हम क्या करते हैं? 2 हफ्ते के बाद थक जाते हैं, नहीं यार रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने एम से मैजिक नहीं कहा, मैंने एम से मैथमेटिक्स कहा है आपको। 365 दिन रोजाना 1 घंटा, मल्टीप्लाई करें, 1 साल बाद कितने घंटे बन गए? 365 घंटे कोई काम आपने किया है। कभी कैसे हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले? लेट्स स्टार्ट। जिस्म भारी हो रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा, स्टार्ट फ्रॉम नाउ। आज से शुरू करें, 1 महीने बाद रिजल्ट देखिएगा। मीठा छोड़ें, वॉक शुरू करें, साइकिलिंग करें। महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल बढ़ गया है, इस बात को 50 दफ़ा दोहराने से बेहतर अपनी इनकम बढ़ाएं। वो आपके दोहराने से कम नहीं हो जाना। इनकम पे तवज्जो दें, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम खोलें। गुनाहों से नहीं बच पा रहे, एफर्ट करें प्रैक्टिकली, यू विल गेट द रिजल्ट।
जी भाई, सेकंड क्वेश्चन। कि ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, मस्नूई जहानत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इस दौर में नौजवान क्या करें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिलखुसूस यूथ के लिए कि ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और एआई हर जगह पर आती चली जा रही है, नौजवान क्या करें? देखें, तारीख़ इंसानी में पहली बार ऐसा हुआ है बिलाल भाई कि हमें ये नहीं पता 10 साल में क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। छोटे बच्चे की गुड़िया के अंदर ना चैट जीपीटी आ गई है। वो छोटा बच्चा इतना, इसका वो छोटा बालू नहीं होता, उसके अंदर ना एआई आ गई है, एलएलएम का मॉडल आ गया। अब वो चैट जीपीटी से बात कर रहा है बच्चा। अच्छा, मशीन तो सेट करेगी उसको, मशीन तो उसकी मर्जी के मुताबिक जवाब देगी, मशीन तो उसको अपसेट नहीं करेगी। जिस तरह मैं चैट जीपीटी से सवाल करता हूँ, मैं उससे सवाल करूँ कि ये चीज़ गलत है, वो कहती है हाँ हाँ ये गलत, मैं कहता हूँ ये चीज़ ठीक है, वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही करती है ना। तो बच्चा मशीन से बात कर रहा है, बात कर रहा है, मशीन उसको सेट करने के लिए जवाब दे रही है। इस दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में तो माँ डांटती है, बाप थप्पड़ मारता है, दोस्त नाराज हो जाता है, बीवी रुस जाती है, शौहर घर छोड़ के चला जाता है। तो अगर मशीन की आदत पड़ जाएगी, वो बच्चा दुनिया में कैसे रहेगा? ये क्यों नौजवान मोबाइल पे सारा सारा दिन बैठे हुए हैं? क्योंकि सेट हो गए हैं, मोबाइल उनको सेट कर रहा है। थिंग्स आर डिफरेंट। अब ये बात सिर्फ अमेरिका इंग्लैंड तक नहीं रह गई, हमारे घरों में आ गई है। ईमान से बताओ, जिनके जवान बच्चे हैं, मैट्रिक इंटर के बच्चे बातें नहीं कर रहे घर वालों से, तरस जाते हो कि बेटा बात करें मुझसे आके, नहीं कर रहे ना, वहां हो रही है बातें, मशीन सेट कर रही है उनको। सोशल रिलेशनशिप पे सवाल उठ गया है। आप हैरान होंगे, पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान की 2021 से लेकर 2026 तक नौजवानों की दोस्तियों में शदीद फर्क पड़ा है। एक दोस्त रह गया इनका, बस वन फ्रेंड। पहले 10 हुआ करते थे जब मैं बिल्कुल छोटा था, 10 दोस्त होते थे तुम्हारे, अब एक रह गया। सोशल रिलेशन मुतासिर हो गए। और नंबर 2, जॉब मार्केट का तो मुझे नहीं पता। जॉब मार्केट तो इतनी सैचुरेटेड हो गई है, और ओरेकल ने 2026 के आगाज में 30,000 एम्प्लॉयज फारग किए। सुबह 6 बजे ईमेल की एक, यू आर फायर्ड। क्यों भाई? चलो जब कोरोना आया था तब तो था ना कि कोरोना आ गया, हालात ख़राब हो गया, बंदा निकाल दो। ओरेकल को तो $195 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था, फिर इतने बंदे क्यों निकाल दिए? बंदा रिप्लेस हो गया, मशीन आ गई उसकी जगह पे। मुझे नहीं पता कि जब आपको डिग्री मुकम्मल होगी उस वक्त आपकी डिग्री की जॉब्स होंगी या ख़त्म हो चुकी होंगी, आई डोंट नो। वर्ल्ड इज चेंजिंग। रिमेंबर, ये लफ्ज़ ले लो मेरा, जिसको समझ आ रही है ये ले लो। नो जॉब इज एआई प्रूफ। वाटर प्रूफ होता है ना कि पानी लगेगा, हर जॉब को एआई खा जाएगी। जब सन 2000 में कंप्यूटर आया था, सबने कंप्यूटर इस्तेमाल किया था, याद है? स्कूल ने, कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने, दुकानदार ने, रिटेल ने, कारोबार ने, सब ने वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस किया था ना। अब हर एक को एआई यूज करनी है। जाओ अपनी यूनिवर्सिटी से कहो पेनिट्रेट करें, एआई लेकर आओ, खुद एआई के कोर्स करो, जाग जाओ। और ये 3 गुर बता रहा हूं, जितने बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं जाके अपने बच्चों को बता देना, और जो नौजवान बैठे हैं नहीं लेके जाओगे टगा नहीं मिलना मार्केट से। सुनो, ये 3 चीजों को अलाइन कर लो, जॉब आपकी होगी। 3 H चाहिए। क्या है? 3 H। क्या है? 3 H। मैं सुनूंगा आपसे ये। नंबर 1 इज योर हेड। नंबर 1 इज योर हेड। ये दिमाग, आपके सोचने की ताकत, मशीन के खिलाफ सबसे मजबूत चीज है ये। योर हेड। मेमोरी तेज करो, खाने वो खाओ जिससे याददाश्त अच्छी होती है, फजूल खाने ना खाओ। 2 चीजें लिख लो, दोहराना और लिखना। दिमाग ताकतवर तरीन हो जाएगा, दोहराना और लिखना। ये ना 1000 बाबों पे रिसर्च की। बाबा जो होता है ना, बाबा जी होते हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं डिमेंशिया, दिमाग सुक्कड़ जाता है, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें भी याद नहीं रहती। नोट किया आपने? वो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, वो बुढ़ापे में हो जाता है। ये 1000 बाबे जो उन्होंने चुने ना, इनकी याददाश्त बिल्कुल मुतासर नहीं हुई थी, इनका दिमाग शार्प था। उन्होंने जब सबसे इंटरव्यू लिया तो पता चला ये अपनी ज़िंदगी में लिखते बहुत थे। राइटिंग विल मेक योर माइंड शार्प।
राइटिंग किया करो हाथ से। अब आप कहोगे हम मोबाइल पे कंपोज करते हैं, ना ना ना, वो और है, हाथ से लिखना और है। हाथ में तो डिज़ाइन होता है, आपके हाथ पे पेन लगता है, सेंसर्स आते हैं, आप एक सी बनाते हो, डी बनाते हो, बा बनाते हो, आपका दिमाग आर्टिस्टिक हो जाता है, कोई लैंग्वेज चल रही होती है, आप हिलते हो, मोटर नर्व्स आपकी एक्टिव होती हैं। हाथ को हिलाओ, दिमाग उसके साथ अलाइन हो जाएगा। तो नंबर 1 इज हेड, नंबर 2 इज हार्ट, नंबर 2 इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस। मेरे पास ना बहुत बड़ी कंपनी है सफ़ायर, टेक्सटाइल की है, उसका HR आया, वो रोज़ हज़ारों इंटरव्यू करता है। मैंने कहा सही सी बताना, इंटरव्यू करने तुम्हारे पास लड़के बहुत बहुत दूर से और बड़े बड़े पढ़े लिखे आते हैं, एक चीज़ क्या देखते हो लड़कों में, बस एक चीज़। मुस्कुरा के कहता है ये मैंने क्या किया भला पता है? मैंने जानबूझ के अपनी गुफ्तगू में पॉज किया है। क्या किया है? पॉज। ये पब्लिक स्पीच का ना हुनर होता है, आप रुकें। आप सबकी तवज्जो होगी थी ना मेरी तरफ, क्या कहने लगे। तो पब्लिक स्पीच में क्या होता है, आप बड़ी बात पे रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। पॉज बड़ा ज़रूरी है, रुक जाएं। कोई गुस्से में बोल रहा है, रुक जाएं थोड़ा। बहुत तेज भाग रहे हैं जिंदगी में, रुक जाएं थोड़ा, थोड़ा रुक जाएं। बहुत तेज भाग रहे हैं आप, सुकून का सांस लें थोड़ा सा। पॉज, पॉज अ लिटिल, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। पॉज। तो सफायर का HR मुझे कहता है सुभान भाई, सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं इसका अपने जज्बात पे कंट्रोल कितना है, बस। हमारे पास सवाल लिखे हुए जिससे हमें पता चल जाता है। इमोशनल मैनेजमेंट का मतलब यह है कि मुझे पता हो मेरे जज्बात क्या और मेरे इर्द गिर्द के लोगों के जज्बात क्या हैं, मुझे पता होना चाहिए कैसे कंट्रोल करना है इसको। कारोबारी आदमी बड़ा अच्छा है, बिजनेसमैन बड़ा अच्छा है, लेकिन इसको गुस्सा चढ़ जाता है। स्टूडेंट बड़ा जबरदस्त है, लेकिन गुस्सा चढ़ जाता है। फारग है। बड़े से बड़ी कंपनी आज जज्बात से खेल के आपको चीजें बेच रही है। बड़े से बड़ा मुजरिम पूछ लो, जज्बात की वजह से जुर्म किया उसने। इमोशनल मैनेजमेंट ले आओ। गौर से मेरी बात सुनना, गुस्सा ना बादल की तरह होता है, आता है जाता है, आता है जाता है। हसद ना यह हवा की तरह होता है, आता है जाता है। आप आसमान है जिसके नीचे ये सारा कुछ हो रहा है, समझ रहे हैं? आपने इसको कंट्रोल करना है, इसके मेथड सीखने हैं। हेड, हार्ट और तीसरा है हैंड। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर की जॉब अभी भी AI ने नहीं खाई। हाथ से कुछ करना सीखो। हाथ का हुनर कभी नहीं पिटता। आपके मसल्स और आपका ब्रेन एक लाइन में रह के काम करें। कौन से 3 H मैंने बताए? हेड, हार्ट, हैंड। इन तीनों H के ऊपर रोज काम करो, 1% डेली, यू विल गेट द रिजल्ट। आ रही है आपको? आप समझते हो कि सिर्फ अमेरिका इंग्लैंड की बात कर रहा है ये। वो इंडिया के अंदर ना उन्होंने, बिलाल भी, उन्होंने ना ऐसे करके ना वो एक रिंग बांधा हुआ है, रिंग। उस रिंग के आगे ना गोल सा लगा हुआ है एक। जैसे आपने नोट किया कि वो गारों के अंदर जाते हैं तो लाइट के लिए लगाते हैं कि लाइट हो ना, माइनिंग के लिए, इस तरह का रिंग लगा हुआ है। वो नीचे काम कर रहे हैं रिंग पहन के ऐसे। ये जो दर्जी नहीं होते गारमेंट फैक्ट्री के, वो काम कर रहे हैं। समझे बात मेरी? यहाँ पे रिंग लगा है, उसके आगे गोल सा है, और नीचे वो गारमेंट फैक्ट्री में अपनी बॉडी की मूवमेंट कर रहा है, अपनी उंगलियों की मूवमेंट कर रहा है, बॉडी को एडजस्ट कर रहा है। नीचे लिखा है डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग? तुम्हें पता है क्या हो रहा है? हमने कहा नहीं पता। उन्होंने कहा ये कैमरा लगा हुआ है और ये इस दर्जी की एक एक बात को नोट कर रहा है। 1,60,000 घंटे की रिकॉर्डिंग जब हो जाएगी, यही रिकॉर्डिंग एक रिपोर्ट को सिखा दी जाएगी, वो इसकी जगह बैठ जाएगा, बंदा गया विदिन 10 डेज। बस यहां भी ऐसी फैक्ट्रियां है ना ऐसी, तो चला जाएगा। क्योंकि रोबोट ने आके चाय नहीं मांगनी रात को, रोबोट ने आके एहतजाज नहीं करना मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, रोबोट मरता भी नहीं है। दिस इज कमिंग, दिस इज रियल, दिस इज नॉट ए मिथ। ख्वाब नहीं दिखा रहा। याद आऊंगा मैं जब आपको पता चलेगा मेरी जॉब को किक पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोबान भाई, आपसे तीसरा सवाल ये है कि आज यूथ टॉक्स में कोई ऐसा लाइफ लेसन जो हमें स्टूडेंट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बल्कि सारी ज़िंदगी काम आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहानी सुनाता हूँ। कहानियों से तो हमें बड़ा प्यार है ना। आप में से सबसे कामयाब बंदा वो जो अच्छी कहानी सुना सकता है। कहानी सुनाना सीखें, बिकम ए गुड स्टोरी टेलर। मैं कहानी आपको सुनाता हूँ।
इंजीनियरिंग फर्म है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक वर्कर जा रहा है, उस वर्कर ने देखा कुछ तेल के कतरे गिरे हुए हैं। बड़ा आसान था, टाकी शाकी लाता, कतरे पे मारता, तेल साफ करता, आगे बढ़ जाता। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं देखता हूँ ये तेल कहाँ से गिर रहा है। उसने ऊपर देखा तो एक बोल्ट हल्का हुआ था, वहाँ से तेल गिर रहा था। उसने देखा बड़ा आसान था, रेंच लाता, उस बोल्ट को कसता, केस क्लोज्ड। लेकिन उसने मजीद गहरा जाने का सोचा। उसने कहा सारे बोल्ट एक ही दिन में लगे थे, ये एक खास बोल्ट क्यों लीक हुआ, बाकी क्यों नहीं लीक हुए। उसने सारे बोल्ट खोलना शुरू किए। पता चला कि जिस बोल्ट से तेल गिर रहा है उसकी गैस्केट खराब है। बोल्ट के ऊपर ना एक छोटा सा औजार लगा होता है, इसको गैस्केट कहते हैं, वो खराब थी। बड़ा आसान था, जाता नई गैस्केट लाता, बोल्ट को जोड़ देता, काम हो जाता। लेकिन उसने मजीद पेनिट्रेट करने का सोचा। उसने कहा जब सारे बोल्ट एक ही दिन पे लगे, एक ही हाथ से लगे, इसकी गैस्केट क्यों खराब हुई। उसने जाके जब रिसर्च की तो पता चला कि ये एक गैस्केट किसी और बंदे से खरीदी गई थी, बाकी किसी और बंदे से खरीदी गई थी। वो बंदा जिसने ये वाली बेची थी उसने 2 नंबर माल दिया हुआ था। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में बात चली गई और रिसर्च हुई, उस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। व्हाट इज दिस? दिस इज द लेसन फॉर द यूथ। इसे कहते हैं RCA, रूट कॉज एनालिसिस। अगर आप ऊपर ऊपर से देख के चीज को ठीक कर देंगे तो आपने अलामात को ठीक किया, वजह को नहीं पकड़ा। रात को पेशाब ज्यादा आना शुरू हो गया है, टांगों में सोजन आ रही है अम्मा जी के, बाबा जी को रात को एकदम भूख लगने लग गई है, पहले तो नहीं लगती थी। ये निशानियां हैं। रूट कॉज एनालिसिस ये करना सीखो। और यहां मुझे नबी पाक की एक हदीस याद आ गई। फरमाया नबी पाक ने, अल्लाह loves that any one of you performs a task and he does it with perfection। अल्लाह इस बात को पसंद करता है कि तुम में से कोई काम करे और बड़ी ही उम्दगी और नफासत के साथ करे। डू इट विथ परफेक्शन, अच्छे तरीके से काम को करो, कभी भी जाया नहीं होगे, याद रखना। और ये ना इसको कहते हैं साइकोटिक अटेंशन टू द डिटेल, छोटी छोटी डिटेल्स पे जो सोचता है। पहले मैं आपको दीनी मिसाल देता हूँ। जब नबी पाक ने फरमाया कि आज दीन ख़त्म हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, आज दीन मुकम्मल हो गया, ख़त्म नहीं मुकम्मल हो गया, तो ये बात तो खुशी की है, एक काम मुकम्मल हो गया ना। और कामिल व अकमल दीन मुकम्मल हो गया, आज दीन मुकम्मल हो गया, खुशी की बात है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो रो रहे हैं। क्यों? उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा मिशन था दीन हम तक पहुंचाना, अगर वो मुकम्मल हो गया तो फिर हो सकता है डिटेल। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज एक बीमार की आदत कर रहे हैं, अचानक वो बीमार फौत हो गया। आपने आगे बढ़ के सबसे पहले वो चिराग बुझाया कि अब इस चिराग के तेल में विरासत शामिल हो गई है। डिटेल, डिटेल पे जाओ, डिटेल पे। क्या वजह है? कभी भी बेरोजगार नहीं रहोगे, आगे से आगे बढ़ोगे। हम डिटेल पे जाते ही नहीं है। ये दुनियादारों को देखो, टाइगर वुड्स का नाम सुना आपने किसी ने? ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन गोल्फ। 6 पैड्स उसको दिए गए गोल्फ के ना, मारने वाले। 6 का वजन एक था, एक जैसे थे। उसने कहा सबसे अच्छा कौन सा है? उसने थोड़े से हिटिंग की और कहा कि चौथा नंबर सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा सबका वेट एक ही है, सबका मॉडल एक है, सब कुछ एक है। कहा नहीं, चौथा नंबर का अच्छा है। उन्होंने फिर एनालिसिस किया तो वो चौथे नंबर वाले के पीछे ना इतनी सी ग्लू लगी रह गई थी जिसका वजन सिर्फ 2 ग्राम था। इतना परफेक्ट था वो, इतना एक्सपर्ट था कि उसको पता चल गया ये अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना। तरस जाए तुम्हें लिखने के लिए कोई, यार ये बंदा चाहिए, इसके बगैर काम नहीं हो सकता। दिस इज एन एडवाइस फॉर यू। जी आगे चलें। आइडेंटिटी क्राइसिस में एक नौजवान अपनी शनाख्त को भूल चुका है, मकसद और ज़िम्मेदारी का एहसास कैसे पैदा किया जाए? देखें, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फाइनेंस ऑफिसर हूँ, मैं CS हूँ, मैं बहुत बड़ा ताजिर हूँ, ये मेरी शनाख्त है। लेकिन असल शनाख्त मेरी ये कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने अपनी असल शनाख्त को कितना याद रखा, इसको बेहतर बनाने की कितनी कोशिश की। एक डॉक्टर होता है ना, उसके बाहर सब खड़े होते हैं हाथ बांध के, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। माँ बाप भी उसको डॉक्टर साहब कह रहे होते हैं, रिश्तेदार भी, मरीज़ भी। वो अपने डॉक्टर बनाने को कितना मजबूत करता है शनाख्त को। लाहौर में एक डॉक्टर साहब हैं, उनका 2 माह का टाइम मिलता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। पाकिस्तान में ऑर्थोपेडिक सर्जरी लाने वाले वो हैं। मैं एक दफ़ा उनसे मिलने गया, इतना बड़ा जर्नल पढ़ा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या है? कहते अमेरिका से आया। मैंने कहा क्या है? कहते कि ये अमेरिका ने नई तहकीक की है तो ये आया। मैंने कहा आपको भी पढ़ाई की ज़रूरत है? आपको
हंस के कहते कैसे नहीं है, पढ़ना है, अपनी शनाख्त को बेहतर बनाना है, कंपटीशन में रहना है। अब मुझे बताइए, आप में से सब लोगों ने अपनी अहम तरीन शनाख्त यानी इस्लाम वाली शनाख्त को बेहतर बनाने के लिए आज तक क्या किया? बताएं, व्हाट यू हैव डन। मेरे स्टूडेंट्स, लेंड मी योर ईयर्स, इधर मेरी तरफ गौर से सुनो। मेरे इस जुमले को ना सारी रात दोहराना है जाके, आज सारी रात ये जुमला बोल रहा हूं मैं इल्म के खिलाफ नहीं हूं, मेरी अपनी एजुकेशन सीए MBA वगैरह आप जानते हैं, मैं यही काम करता हूं जो मुझे सुनते हैं। लेकिन जुमला सुनो, यूनिवर्सिटी इधर देखो, कॉलेज, स्कूल, वो इल्म जो आज आपको मस्जिद में नहीं ला रहा, वो इल्म कल जन्नत में कैसे ले जाएगा? वो इल्म जो आज आपको गुनाह से नहीं बचा रहा, कल जहन्नुम से कैसे बचाएगा? गैस करो व्हाट आई हैव सेड, क्या कह दिया मैंने? तो हर चीज का ना एक मकसद होता है, जब तक मकसद पूरा होता रहेगा चीज काबू में रहेगी, नहीं तो फारग हो जाओगे। वो 1,36,000 किलो की ब्लू व्हेल होती, 1,36,000 किलो की, इतनी बड़ी, क्या मकसद है उसका? जब तक जिंदा रहती है ना, वो इतनी तेज चलती है कि वो कन्वेयर बेल्ट की तरह चलती है, तो नीचे सारा समुद्र का पानी हिल जाता है जब तैरती है, वो फर्टिलिटी बढ़ती है, समुद्र की जरखेजी बढ़ती है, और जब मरती है वेल फॉल होती है, इतना बड़ा 1,36,000 किलो गोश्त वो ना अपने नेस्ट से दूर चली जाती है। ये उसका एक फिनोमेना है। वेल मछली जब मरने लगती है ना, तो वो अपने नेस्ट से, अपनी घर से दूर चली जाती है और एक आखिरी डाइव लगाती है, उसे कहते हैं वेल फॉल। वो डाइव लगा के नीचे जाती है और कोलैप्स हो जाती है। सबसे पहले शार्क आती है, ईल मछली आती है जो 880 वॉट का करंट छोड़ती है, वो उसके गोश्त को खाती है, वो चली जाती हैं। फिर सिम्बायोटिक वॉर्म आते हैं, छोटे छोटे कीड़े मुर्दा खाने वाले, वो उस पर चिमट जाते हैं। उसके बाद पैरासिटिक वॉर्म आते हैं, और चीज़ें आती हैं। पूरे 100 साल के अंदर वो इतनी बड़ी मछली वो ख़त्म हो जाती है, और 15,000 जानदारों ने उसकी लाश से रिज़्क लिया होता है। ये मकसद है उसका। वो 150 मिलियन माइल दूर सूरज, उसका भी मकसद है ना। एक दरख्त खड़ा है क्योंकि वो खड़ा ही रह सकता है, फरिश्ते इबादत कर रहे हैं, वो इबादत ही कर सकते हैं। इंसान को तो इख्तियार दिया गया है, वी हैव बीन गिवन द ट्रस्ट, इख्तियार नहीं दिया गया। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? रुकें, क्या कर रहे हैं आप सारा दिन रात? क्या मकसद है? क्यों कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? मुझे बताएं। जो आइडेंटिटी क्राइसिस कह रहे हैं, जब आपकी जिंदगी का मकसद ही यही है कि फला यूट्यूबर जो करेगा मैंने वही करना है, फला टिकटॉक की रील जिस तरफ लेके जा रही है मैंने वही चलना है, जो दुनिया कहेगी मैंने आंखें बंद करके मानना है, इट मीन्स दैट यू आर नथिंग, यू आर ए ज़ॉम्बी, यू आर ए शीप। वो भेड़ जो एक दूसरे के पीछे चल रही होती है। और मकसद पहचानो। अल्लाह ने मछली को पैदा फरमाया किसका जोड़ा? पानी के साथ। मेरे साथ रहो। अल्लाह ने मछली को पैदा फरमाया किसका जोड़ा? पानी के साथ। अल्लाह ने दरख्त को पैदा फरमाया किसका जोड़ा? मट्टी के साथ। और अल्लाह ने जब इंसान को पैदा फरमाया, क्या फरमाया फरिश्तों से? मैंने इसको बनाया, इसको जब मैं ठीक बना लूं तो मैं अपनी पसंदीदा रूह इसके अंदर डालूंगा। हमारा ताल्लुक किसके साथ डायरेक्ट हो गया? पानी नहीं है, मछली गई। मट्टी नहीं है, पौधा गया। अल्लाह का जिक्र नहीं है, बंदा गया। खोखला है वो जिसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह का जिक्र नहीं है। खोखला है, जितना मर्जी बड़ा बन जाए, बड़ा नहीं है। पानी मछली के बगैर जिंदा रह लेगा, है ना? पानी है, मछली नहीं होती, जिंदा रह लेगा। मट्टी भी पौधे के बगैर रह लेगी, लेकिन बंदा वो अल्लाह के बगैर नहीं रह सकता। चेक करें आप, है कि नहीं? यार जब आप माँ के पेट में आए थे ना, उस वक्त माँ को नहीं पता था। रहना मेरे साथ, बड़ा लुत्फ आएगा, यकीन करो, आपको मकसद ज़िंदगी दे जाऊंगा। रहना मेरे साथ। जब माँ के पेट में आए थे ना, माँ को नहीं पता था। नहीं पता था ना? माँ को 8 दिन बाद पता चला। 8 दिन के बाद प्रेगनेंसी खून में आती है, HCG टेस्ट के ज़रिए आती है, और 15 दिन के बाद यूरिन में आ जाती है। फिर प्रेगनेंसी का स्ट्रिप टेस्ट होता है। अभी भी माँ को नहीं पता था, उसने नहीं देखा आपको, लेकिन आप अंदर आ गए हुए हैं। फिर 3 से 4 माह में दिल बना, स्पाइनल कॉर्ड बनी, लंग्स बने।
4 से 5 माह में हड्डियां बनी, मसल्स बने, 5 से 6 माह में दिल धड़कना शुरू हो गया, और 10 से 11 माह में फिंगरप्रिंट्स बन गए, और 16 माह के बाद आपने सुनना शुरू किया, और 26 माह के बाद आपने 26 हफ्ते के बाद आपने देखना शुरू किया। ये सारे हफ्ते हैं, माह नहीं है। उस जगह भी अल्लाह की रहमत आपके साथ थी, वो खिला रहा था, वो पाल रहा था। माँ ने तो देखा नहीं ना अभी, वहां भी अल्लाह है। हमें लाइट चाहिए सारे काम करने के लिए, वो अंधेरे में सूरतें बनाता है। और फिर अब दुनिया में आए, माँ ने कहा मेरा लाल आ गया, बाप ने कहा मेरा बच्चा आ गया, तब भी अल्लाह ही पाल रहा था। फिर अब बड़े होते गए, स्कूल कॉलेज दोस्त अल्लाह से दूर होते गए, अल्लाह से दूर होते गए, रिश्तेदारियां कारोबार अल्लाह से दूर हो रहे, बड़े हो रहे, बड़े हो रहे, दूर हो रहे, खुब गए दुनिया में। अचानक माँ चली गई, बाप चला गया, सेहत चली गई, बुढ़ापा आ गया, आपने इधर देखा कोई नहीं है, फिर देखा अल्लाह की रहमत अभी भी है। वो तो नहीं किसी लम्हे भी जुदा नहीं हुई, आप भूलते गए, वो साथ ही थी। अब मुझे बताएं, वो जिसकी जिंदगी में अल्लाह की याद नहीं है, उसकी जिंदगी में आइडेंटिटी क्या आ सकती है? आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूं। एक होता है, गौर से सुनना, एक होता है बस करना, और एक होता है गौर से करना। आज से ना जिंदगी में ये गौर ले आओ, तवज्जो ले आओ, फोकस बढ़ा लो। कुरान पाक में जिन बातों का सबसे ज्यादा जिक्र आया ना, वो यही है, गौर करो, ततफक्करून, ताकिलून, अकल नहीं रखते, गौर नहीं करते, तुबसिरून, देखते नहीं हो, गौर करो, निशानियां तुम्हारे लिए। और जो गौर करता है वो क्या कहता है अल्लाह को? ऐ अल्लाह तूने मुझे बेमकसद पैदा नहीं किया। उसी को पता चलता है कि मैं बेमकसद पैदा नहीं हुआ। हर बंदे को पता नहीं चलेगा ये, जो देखेगा निशानियों को और फिर इस तरफ आएगा। पैसा कमाना है, पैसा बोलो, कमाना है, सारे घरे कमाना है। पैसा ना ऐसी चीज़ है, पैसा ऐसी चीज़ है जिसकी ना सब फिक्र करते हैं कि चला ना जाए, जो है वो चला ना जाए, पैसा मज़ीद आए, पैसे के पीछे दौड़ते हैं। दिल दुखता है पैसा अगर चला जाए तो, और पैसे से दिल भरता नहीं है। हम मुसलमानों का भी यही हाल है, उस रैट रेस में लगे हुए हैं। किराए इतने बढ़ गए हैं, पेट्रोल बढ़ गया है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा जितना मर्जी कमाएं, लेकिन ये बात याद रखें कि पैसा कमाने में दीन कंप्रोमाइज़ ना हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा, अगर ये दुनिया इम्तिहान का है ना, तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो पैसे का ही है। पैसे का अपना दिमाग नहीं है, पैसे का अपना दिल नहीं है, पैसे का अपना सोच नहीं है, लेकिन जब वो मेरे हाथ में आया ना, तो मेरी शख्सियत वो पैसे की शख्सियत बन जाती है। कारून के हाथ में भी आया, हज़रत उस्मान गनी के हाथ में भी आया। सो यू हैव टू थिंक दैट व्हाट इज़ मनी एंड हाउ यू आर गोइंग टू डील विद इट। पैसा कमाने का एक बहुत आसान तरीका आपको बताऊं, जहाँ जो कारोबारी लोग बैठे हैं, खासतौर पर मेमन जो हैं, क्या हाल है सर, ठीक है मतलब सलाम मैंने आपको मेमन के हवाले से नहीं किया, देख के किया ये जो लोग होते हैं ना बड़े, मैं इनसे मिला हूँ और मैंने इनको ऑब्जर्व किया है और पढ़ा भी है। जो मैं जिनसे मिल नहीं सकता उनको ऑब्जर्व किया है, पढ़ा है, और जिनसे मिला हूँ मैंने यही चीज़ देखी है। रिमेंबर, फर्स्ट थिंग, पैसा कुछ भी नहीं होगा उसके लिए जो ये एक चीज़ अपने में पैदा कर ले, और ये कोई माजून या टीका नहीं है, ये सब पैदा कर सकते हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट। इंपॉर्टेंट 3 वर्ड दे रहा हूं, दिस इज प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर लेना सीखें, प्रेशर। कुछ लोग प्रेशर से फोल्ड हो जाते हैं, कुछ लोग प्रेशर को नहीं फोल्ड होने देते, दोबारा से अकड़ के सामने आ जाते हैं। देखो, कोयला जमीन के नीचे 200 किलोमीटर तक 1300 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर में रहता है तो हीरा बन जाता है। याद रखना, प्रेशर ही हीरा बनाता है, बंदा हो या कोयला हो। प्रेशर लेना सीखो। प्रेशर इज ए ब्लेसिंग। बड़ी सख्तियाँ आ गई, हुकूमत ही चोर है, कोई कुछ नहीं कर रहा, ये अमीर सारे पैसा खा गए, गर्मी बड़ी है जी, महंगाई आ गई। जो बातें मुझसे ये करे ना, मेरे ख्याल में फारग है वो। मैं भी उसे कुछ कहूँगा ना, वो भी आगे से हाँ जी आप तो ऐसी बातें करते हैं, बातों का क्या फ़ायदा। ये मैं कहता हूँ हाँ जी वाकई बातों का क्या फ़ायदा, आप यहाँ से जाएं। ये बंदा कुछ नहीं कर सकता। प्रेशर लो, प्रेशर, और फोकस सेट करो अपना, फोकस सेट करो। 10 कामों पे एकदम फोकस ना लगाओ, एक काम करो, इतना अच्छा करो कि बाकी 9 कामों पे खुद ब खुद सपोर्ट हो जाए उसकी। आज के दौर में वो नौजवान जो 3 घंटे बगैर मोबाइल देखे कोई काम कर लेता है ना, सुपरमैन है। एक काम,
एक काम बस, वन यार याद रखो, वन, एक काम होता है। जितने बड़े लोग हैं ना, एक काम है उनकी जिंदगी में, बस एक काम। बिल गेट्स ने पहले माइक्रोसॉफ्ट बनाई, छा गया, फिर पोलियो के कतरे पिलाए। ईलॉन ने पहले टेस्ला बना के गाड़ियां बनाई, छा गया, फिर स्पेस एक्स बनाई। जितने लोग हैं चेक कर लो, एक काम, सिर्फ ओनली वन। सारी तवज्जो उस पर लगाओ, सारा पैसा उस पर लगाओ, सारा वक्त उस पर लगाओ। एक एक आप चल के आ रहे हो, मुझे लगे इसका ये काम है। वन थिंग, ओनली वन थिंग। आप में से जो दीनी काम करते हैं, आप मुझे बताएं, क्या दीनी काम के अंदर स्पेशलाइजेशन जरूरी नहीं है? एक काम। मैं दरस निज़ामी में जाता हूँ ना, अल्लामा साहब, दरस निज़ामी जाकर कहता हूँ कि जी मुझे बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। वो कहता है जी ये फेवरेट सब्जेक्ट है, ये फेवरेट सब्जेक्ट। नहीं नहीं नहीं, दरस निज़ामी में, मैट्रिक में कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होगा, सारे फेवरेट सब्जेक्ट है। उर्दू भी इंपॉर्टेंट है, CS भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सारे इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी तुम बच्चे हो। जब यूनिवर्सिटी में जाओगे तब एक सब्जेक्ट फेवरेट करना। इमाम बुखारी की शोहरत हदीस पाक से है, इमाम अबू हनीफा की शोहरत मसाइल के हवाले से है। स्पेशलाइजेशन, ये जिंदगी स्पेशलाइजेशन है कोई ऐसा जिसने ऐसा डॉक्टर देखा हो जो डॉक्टर भी बहुत बड़ा हो, इंजीनियर भी बहुत बड़ा हो? मैंने 30 साल में नहीं देखा। एक को पकड़ो, छा जाओ उसके ऊपर। बात को खत्म करता हूं, पैसे वाली बात को। देखो, सीधी सी बात आपको बताऊं, आपके पास हल किस चीज का है? कुछ होते हैं अमीरों के मसाइल। आप ना अमीरों के मसाइल हल करो, वो ज़्यादा पैसे देते हैं, तो गरीबों के ना फ्री में हल कर देना। आप कहते हो ना गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो इस तरह होगी। वो हुनर सीखो जिससे आप अमीरों के मसले हल कर दोगे, वो ज़्यादा पैसे देंगे, तो अब आप गरीबों के फ्री में हल कर देना। दिस इज़ वेरी सिंपल। आखिरी बात करके हम इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आते हुए एक चीज़ पढ़ी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और से सुनना। आप सब में ना एनर्जी है, आप सब में ख़ास ताकत है। क्या ताकत है? नहीं पता चल रही? मैं बताता हूँ। शीशे में जाके देखना, आज जाके सारों ने एक्सपेरिमेंट करना, ये सारों ने आज ये एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है? शीशे में जाके अपने आप को देखो और कहो कि यही वो बंदा है जो गुस्सा करता है, ये गुस्सा करता है, ये हसद करता है, ये बंदा अपना काम निकालने के लिए कभी कभार 2 नंबरी भी करता है ना, ये वही बंदा है। और अब अपने आप को कहो कि मैं ये हूं, मैं इस दुनिया में रहता हूं, मैं ये करता हूं सारे काम। तो मैं ये सोचूं कि जब मैं ये काम कर रहा होता हूं तो उस वक्त मेरे में कितनी एनर्जी होती है ना? नोट किया आपने? जब इस तरह के काम हो रहे होते हैं, नेगेटिव टो लगानी है, किसी के खिलाफ गीबत करनी है, हसद करना है और इस तरह गुस्सा करना, कैसी एनर्जी आ जाती है। ऐसे अलर्ट हो जाता बंदा, दौड़ दौड़ करके बातें कर रहा होता है को, हाँ मैं ऐसा हूं, करता हूं। इसे कहते हैं डार्क एनर्जी, ये काली ताकत है आपके अंदर। और अब क्या करना है आपने? इस काली ताकत को जो आपके अंदर है ना, आ गई, इस काली ताकत को सफेद करना है, चैनल देना है इसको। फार्मूला 1 गाड़ी का किसको पता है? F1 का फार्मूला 1 कितनी स्पीड है इसकी सर? 370 किलोमीटर। कब? जब वो स्ट्रेट दौड़ रही होती है। अगर आप फार्मूला 1 को जमशेद रोड की गलियों में दौड़ाएंगे, कभी नहीं दौड़ेगी, उसको एक सड़क चाहिए। तो आपके गुस्से वाली ताकत, उसको भी दौड़ने के लिए खास चैनल चाहिए। आप में ताकत है, उसको चैनल दें। बताऊं, मिसाल दूं? हज़रत उमर फारूक आजम में बड़ी ताकत थी, चैनल मिला ना, मिल गया चैनल। वो साहब बड़ी अच्छी आवाज रखते थे और पता नहीं क्या कुछ पढ़ते होंगे, चैनल मिल गया ना। तो अपनी उस ताकत को समझो। आप इस दुनिया में रहते हो जाता है, उसको मैं इसको पॉजिटिव यूज करूंगा।